महान दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने कहा था, पुस्तक या नाटक के रूप में साहित्य जब किसी उद्योगपति के आदेश से पैसा देकर उत्पादित किया जाने वाला तथा खुले बाजार में छपने, विज्ञापित होने और बिकने वाला माल बन जाता है, तब उसकी क्या दशा होती है। पूंजीवादी समाज का आर्थिक संगठन और उसकी विशिष्ट उत्पादन प्रणाली पूर्ववर्ती वर्ग समाजों की तुलना में अधिक व्यापक और सूक्ष्म रूप में साहित्य को नियंत्रित, अनुकूलित करती है तथा इसकी स्वायत्तता का क्षेत्रफल सिकुड़कर नगण्य हो जाता है। लेखक मात्र एक बौद्धिक श्रमिक, मात्र एक माल उत्पादक बन जाता है। पढ़े लिखे मध्यवर्ग की सीमित आबादी इस माल का उपभोक्ता होती है और आम आदमी इस बाजार से एकदम अलग और असंपृक्त होते हैं। टेलीविजन, इंटरनेट और सूचना तकनीक के इस दौर में संप्रेषण के नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं। अब किताब ई बुक या ऑडियो बुक के रूप में भी मौजूद है। मशहूर चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन ने अपनी आत्मकथा ऑडियो बुक के रूप में भी निकाली और लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति छपी हुई किताब के लिए खतरे की तरह देखी जा रही है। कुछ लोग तो इसे किताब का अंत के रूप में भी देख रहे हैं। लोग का टीवी की तरफ रुझान बढ़ रहा था, लोग कैसेट सुनना अधिक पसंद कर रहे थे या सीडी के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें देखना चाहते हैं। जैसे हाल ही में भारत सरकार ने जापान के एक विद्वान प्रोफेसर तोमियो मिज़ुकोमी को हिंदी प्रचार प्रसार के लिए एक पुरस्कार दिया था। पिछले साल भारत के राष्ट्रपति ने दिया था। उनसे जब मेरी चर्चा हो रही थी कि जापान में आखिर पुस्तक के भविष्य को लेकर के आप क्या सोचते हैं, तो मिज़ुकोमी बता रहे थे कि प्रिंट मीडिया का थोड़ा सा इधर असर इसलिए कम हुआ कि हमारे पास समय नहीं है। हम इतने कामों में व्यस्त हैं कि हम समय नहीं निकाल पाते हैं और इसीलिए कई बार ऐसा भी होता है कि हम ट्रेन में कोई यात्रा करते हैं और उस यात्रा के दौरान 2 घंटे के दौरान हम कोई सीडी होती है, जो कैसेट होता है, उसको हम कान में लगा कर सुनते हैं और फिर मैं एक तरह से हम पूरी की पूरी पुस्तक हम एक तरह से सुन करके समझ जाते हैं। तो जाहिर है कि जब एक तरह से प्रकाशन की दुनिया में या पुस्तक की दुनिया में ऐसे नए नए यंत्र आ रहे हैं या ऐसा तंत्र विकसित हो रहा है, उस हालत में जो एक किताब छप करके आती, उसका भविष्य आखिर कैसे हम उसके किताब के भविष्य को हम तय करेंगे। वहीं एक ऐसा वर्ग भी है जो ये मानता है कि सूचना तकनीक के प्रसार से पठनीयता उतनी प्रभावित नहीं होती, न ही इससे छपी हुई किताब के लिए कोई संकट खड़ा होने वाला है। उनका मानना है कि इंद्रिय संवेदन की क्रिया पढ़ने की क्रिया का स्थान ले नहीं सकती, न ही शब्द दृश्य माध्यम पठनीयता का विकल्प हो सकते हैं। पुस्तक पढ़ने और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अगर तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो पुस्तक पढ़ने में जो ज्ञान प्राप्त होता है उसमें गहराई ज़्यादा होती है, विश्लेषण अधिक होता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जो बातें पता लगती हैं उसमें वो चीज़ें उतनी नहीं होती हैं। इसका चलन बहुत अधिक हुआ है, तो उसका जो प्रभाव है वो विद्यार्थियों के व्यवहार पर भी आ गया है। उनके व्यवहार में भी जो है वो उतनी गहराई अब नज़र नहीं आती है। केबल के आने से और ऑडियो विजुअल मीडियम के आने से बेशक बच्चों में किताबें पढ़ने की प्रवृत्ति कम हुई है, लेकिन फिर भी ऐसा वर्ग है जो ये मानता है कि किस पुस्तकों को छापा जाना चाहिए और पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि पुस्तकों को पढ़ने से एक मौलिक चिंतन उभरता है।
कीमतों का भी जहाँ तक प्रश्न है, पुस्तक पढ़ना आसान है, कभी भी आप पढ़ सकते हैं, बार बार पढ़ सकते हैं और उससे आपका एक मौलिक चिंतन और प्रखर होता है, जिसके बाद एक सृजन की प्रक्रिया शुरू होती है और कोई भी व्यक्ति अपने आप भविष्य के बारे में कुछ चिंतन कर सकता है और बहुत अच्छी पुस्तक खुद भी लिखने की सोच सकता है। तो जहाँ तक मुझे लगता है ऑडियो विजुअल माध्यम कभी भी पुस्तकों का स्थान नहीं ले सकता है। ऑडियो विजुअल सिर्फ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन तक एक पास टाइम के लिए ठीक है, लेकिन जहाँ तक गहन चिंतन और व्यक्तित्व के विकास का प्रश्न आता है तो वहाँ पर पुस्तकों की जो भूमिका है उसको आप किसी से सब्स्टिट्यूट या रिप्लेस नहीं कर सकते और वो भविष्य में हमेशा बनी रहेगी। मैं एक बुक लवर हूँ और मुझे नहीं लगता कि प्रिंटेड बुक्स को ई बुक्स या सीडी से कोई चुनौती मिलेगी। प्रिंटेड बुक्स का अपना एक स्थान है, मुझे वे बहुत रिलैक्सिंग और इन्फॉर्मेटिव लगती हैं। उसके अलावा जब मैं बुक्स पढ़ रही हूँ मुझे लगता है कि मैं ऑथर के साथ इंटरैक्ट कर रही हूँ और मेरे ख्याल से अगर मैं कोई भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम देखूँ तो मुझे उस तरह का सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। फिल्म या सीरियल देखते समय हम रुककर सोच तो नहीं सकते। अपनी कल्पना शक्ति और तर्क शक्ति के इस्तेमाल के लिए बीच में रुकने की गुंजाइश वहां होती ही नहीं। उत्कृष्ट दृश्य श्रव्य माध्यम दर्शक या श्रोता को अपने ऊपर अधिक निर्भर बनाते हैं। उसकी भूमिका पैसिव रिसीवर की रह जाती है। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ज्ञान के प्रचार प्रसार का सबसे बड़ा माध्यम किताब ही रहा है और किताबों की दुनिया जो है वो किसी न किसी रूप से एक वैश्विक स्तर पे एक मानसिक धरातल से विद्वानों के माध्यम से वो लोगों से भी जुड़ी हुई है। तो ये कहा जा सकता है कि किताब ना तो केवल स्टोर हाउस हैं हमारे सिविलाइजेशनल या आइडियोलॉजिकल या आइडियाज़ या उनके वैल्यूज़ के, बल्कि यह भी सच है कि किताब क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ आइडियाज़ जो दुनिया भर में होते हैं, जिसके बिना आप कह सकते हैं कि बौद्धिक विकास या सामाजिक विकास या साहित्यिक विकास कुछ भी संभव नहीं है। मेरा मानना है कि बुद्धि से जीविका चलती है और बोध से जीवन चलता है। मूल्य बोध के लिए हमें पुस्तकों के संसार में जाना होगा, जहां लेखकों के उचित अनुभवों से हमें ज्ञान प्राप्त होता है और हमारा उचित मार्गदर्शन होता है। आजकल के हाईटेक और जो साइबर एज है उसमें सबसे बड़ा खतरा है हमारी अटेंशन की ड्यूरेशन का, जो कि साइकोलॉजिकल अगर हम ये देखा जाए कि हमारे अटेंशन स्पैन की जो ड्यूरेशन है वो बहुत कम हो गई है। एक समय में भी हम 5 मिनट भी एक जगह एकाग्रचित होकर नहीं बैठ पाते हैं, लेकिन जो भी बुक्स हैं और मैगजीन्स हैं वो हमें एक जगह ध्यान से बैठने के लिए मौका देती है। दूसरी ओर एक तथ्य ये भी है कि आज बाजार विविध रंगों और कलात्मक सज्जा वाली पत्रिकाओं से भरे पड़े हैं, जबकि साहित्यिक पत्रिकाओं की संख्या 70-80 वर्षों पहले के मुकाबले कुछ कम हुई है। दरअसल पढ़ने की संस्कृति का संकट अगर है तो इसकी वजह तकनीक में नहीं बल्कि सामाजिक संरचना में मौजूद है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वर्तमान संस्कृति के अधिक अनुकूल है। इसके उत्पादों के हम निष्क्रिय उपभोक्ता होते हैं और इसके तंत्र की कुंजी बाजारवाद में है। हमारे देश में कोई भी चीज़ को यदि हमें प्रमोट करना है, उसको आगे बढ़ाना है, तो उसका एक बड़ा इम्पोर्टेंट ज़रिया ये है कि हमारी चाहे हमारी अपनी ही विद्या क्यों ना हो, यदि वो विदेश में जाए और वहाँ से लौटकर इस देश में आती है नए पहनावे के साथ, तो उस चीज़ की बहुत बड़ी अहमियत मानी जाती है। भले ही ये बात ठीक हो या गलत हो, लेकिन इस देश के अंदर यही सब चलता है। सारी की सारी विश्व की मार्केट को देखते हुए, वर्ल्ड की मार्केट को देखते हुए हमारे लिए तो विशेष रूप से फैसला ये लेना कि हम मार्केटिंग अपनी वेबसाइट के ज़रिए करें, जिसके ज़रिए हमारी बुक्स की मार्केटिंग काफ़ी अच्छी हो रही है
और ये इसलिए भी अच्छी हो रही है क्योंकि विदेशी लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं। सूचना तकनीक के लगातार बढ़ते प्रभाव के बावजूद नई पीढ़ी का एक बड़ा हिस्सा भी आज ई बुक और इंटरनेट के मुकाबले छपी हुई किताब को ही प्राथमिकता देता है। मुझे बुक्स पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है इंस्टेड ऑफ रीडिंग दोस एंड लिसनिंग टू द ऑडियो टेप्स, बिकॉज एक तो वो आपकी वोकेबलरी बढ़ाता है और दूसरा आपका ध्यान इधर उधर भटकता नहीं है, एक जगह केंद्रित रहता है। क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हो तो आप जो है इधर उधर आपका ध्यान भटकेगा नहीं। यू विल जस्ट बी concentrating on a single book, reading line to line and concentrating on what this word means, what the other words mean। जबकि अगर आप कोई ऑडियो कैसेट से सुन रहे हो तो एकदम से वो वर्ड चला भी जाएगा एंड बाद में आपको ध्यान भी नहीं रहेगा कि आपने क्या सुना है। आप चाहें तो दोबारा टेप को रिपीट कर सकते हैं, बट देन अगेन आपको इतना ध्यान में ही नहीं रहेगी बात कि आपकी वो चीज़ स्लिप हो चुकी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके उससे निकल जाएंगी। किताब एक पुरानी ट्रेडिशन है और जो आप जितना भी कहें इंटरनेट जो है, अगर टाइम इसमें लगता है तो कई बार लग ही जाता है। एक इम्पर्सनल मशीन से इंटरेक्शन होता है। आप कहीं भी दुनिया में बात भी करें ईमेल के थ्रू या ई क्लब्स जो हैं, लेकिन जो बैठ के आपस में चार लोग विचार करते हैं, जो आफ्टर ऑल जब लोग बात करते हैं तो उसका भी तो इम्पैक्ट पड़ता है। जो हमें सेंसेस दी गई हैं, तो जो आवाज़ है पढ़ के जो वो अपनी लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो लिखने में कई बार नहीं आता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि बुक्स जो हैं वो उसको सब्स्टिट्यूट कर दें। बुक्स का अपना ही एक रोल है। ऐसे तो किताब स्कूल का भी फिर ख़त्म हो जाएगा, बच्चे स्कूल ही क्यों जाएं, बुक्स ही नहीं चाहिए, वो सारा कुछ ही कंप्यूटर पर एजुकेशन ले लें। ये पॉसिबल नहीं है। वो एक टूल है जो कि हमने खुद बनाया है कंप्यूटर, कंप्यूटर हमारी जगह तो नहीं ले सकता। सीडीज़ के ज़माने में ये कहा जाता है कि पुस्तकें अपना स्थान खोती जा रही हैं, मगर मेरा ये मानना है कि आप इंटरनेट पे भी जाएंगे तो आपको ये एड्स देखने को मिलेंगे कि बेस्ट सेलर बुक्स जिन्होंने लाखों और करोड़ों में अपनी अर्निंग करी है, और ये माना जा रहा है कि बच्चे जो हैं वो टीवी के एडिक्ट हो रहे हैं, मगर हैरी पॉटर ने ये सारा मिथ तोड़ दिया है। वहीं ऐसे युवाओं की भी कमी नहीं जो ई बुक और ऑडियो बुक को आज की युग की भाषा मानते हैं। आई प्रेफर ई बुक, ऑडियो बुक एंड इंटरनेट, क्योंकि मुझे लगता है आज का ज़माना 21st सेंचुरी का ज़माना है और बुक्स वगैरह तो पुराने लोग पढ़ते हैं। आजकल आप जैसे देख रहे हैं कंप्यूटर तो बच्चा यूज़ करता है, 3 साल का बच्चा भी कंप्यूटर पे बैठता है। कंप्यूटर पे ये फ़ायदा रहता है जब हम इंटरनेट से कोई चीज़ याद करते हैं या देखते हैं तो एक विजुअल मीडिया भी होता है वो साथ में, और ऑडियो भी साथ में, आपको ऑडियो भी प्रोवाइड की जाती है कई बार। तो इससे क्या होता है वो आपके दिमाग में रह जाता है, क्योंकि आजकल के बच्चे ऐसी चीज़ें इंटरेस्टिंग फाइंड करते हैं। लेकिन जब वो बुक्स पढ़ते हैं तो उनका ध्यान तो कहीं और होता है, या तो वो कार्टून्स कर रहे होते हैं और सामने बुक खुली होती है। ज़्यादातर आपने सुना होगा कि बच्चों की कार्टून्स की बुक अंदर खुली होती है और बाहर पढ़ाई की बुक पड़ी होती है। तो इससे क्या होता है बच्चे का इंटरेस्ट एक जगह बना रहता है, वो देखता रहता है कि क्या है, क्या पढ़ना है मुझे। और मेरे को लगता है कि ये एक नया मीडिया है, तो इससे आगे भी सिर्फ कंप्यूटर ही एग्जिस्ट करने वाला है और बुक्स जो हैं वो बिल्कुल ही मिट जाएंगी। कंप्यूटर्स में आप आर्काइव्स भी हैं आपके पास, आप बुक्स जो हैं वो कंप्यूटर पे ही पढ़ सकते हैं। इफ़ यू आर सो मच इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स, यू कैन गो फॉर इंटरनेट, यू कैन गो फॉर आर्काइव्स एंड यू कैन रीड बुक्स देयर। और बल्कि उसमें आपको फ़ायदा ये रहेगा कि ऐसे तो बुक्स में आपको विजुअल प्रोवाइड नहीं होगा, लेकिन जब आप आर्काइव्स में जाके बुक्स पढ़ेंगे आपको विजुअल प्रोवाइड होगा और एक्स्ट्रा नॉलेज प्रोवाइड होगी। बुक्स में फिर भी लिमिटेड होती है, लेकिन इंटरनेट इज़ अनलिमिटेड। सूचना तकनीक के विस्तार के मद्देनजर साहित्य अकादमी जैसी संस्थाएं भी खुद को इसी के अनुरूप तैयार कर रही हैं। We have been using the new technology in a quite big way in our office, and actually we have converted. We have made records of all the electronic records of all the books that we have, and we are also a member of the Delhi network called Delnet. So we would like to continue using technology for assisting reading rather than replacing reading. And of course we have also tie-ups with certain organizations which are bringing out e-books and cassettes especially for children, and then again braille books for the blind, and books for women who are spending most of their time at home. We do have tie-ups, and we are going into that in a very limited and very conscious way, because as I said, we do not want to be overwhelmed, to be swept over by the electronic revolution, but we would like to take the full advantage of it so that reading stays and the culture of books stays with us and our people. विख्यात कवि लोरगा अपनी कविता में गिटार को विलाप करते सुनते हैं। वो 5 तारों से बिंधे हृदय का रूपक है।
जो एक रस रोता है जैसे पानी रोता है, या बर्फ पर हवा रोती है, उसे चुप करना व्यर्थ और असंभव है, क्योंकि वो किसी लक्ष्यहीन तीर के लिए, किसी पेड़ की टहनी पर मरी हुई पहली चिड़िया के लिए रोता है। लेकिन किताबों के रुदन के बारे में शायद ही कोई बात कही गई हो। किताबों को हम विलाप करते नहीं सुनते, हालांकि उनमें कितनी ही विपदाएं बंद पड़ी रहती हैं। अपनी रचनाओं में लोरका ने गिटार की पीड़ा पर चर्चा की है और उसमें बताया उन्होंने कि इसके जो 5 स्ट्रिंग्स हैं वो लाइफ के, हार्ट के 5 वो हैं। इस तरीके से किताबों का भी सीधा संबंध होता है जीवन से, लोगों से। आपको एक रेफरेंस में दूं, फहमीदा रियाज पाकिस्तान की शायर हैं, प्रोफेसर भी रही हैं। उन्होंने एक किताब लिखी थी पाकिस्तान 86। उसके पहले पन्ने पर उन्होंने संवाद किया है कागज़ से और लिखा है कि कागज़ तेरे गाल पे ये धब्बे कैसे हैं। कहता है शायर तेरे आंसू पी ना सका। दूसरी लाइन है कागज़ तुझसे सच कहूँ, जवाब है शायर मेरा दिल फट जाएगा। इस तरीके के संवाद हुए हैं। ये रोना किसका है? ये किताबों का, कागज़ का ही रोना है। वे चुपचाप, निस्पंद, निश्चेत कहीं किसी अलमारी में, किसी कोने में धूल को जज्ब करती पड़ी रहती हैं, और हम जैसे ही उन्हें खोलते हैं एक जीवन सहसा चल पड़ता है। एक जीवन सहसा चल पड़ता है और उछलकर बाहर की ओर चला जाता है, गेंद या ऊन के गोले की तरह चारों तरफ फैल जाता है, और हम उसके धागों को उलझा देते हैं और उनसे घिर जाते हैं। संसार की सभी किताबें पहले अपने ही लिए लिखी गई हैं और उसके बाद ही वे विराट जीवन को सक्रिय कर देती हैं। कोई भी लेखक अपने मारक और धारक क्षमता के अनुभव से किताबों के भीतर, ग्रंथ के भीतर जो ग्रंथियां हैं, आम हमारे जीवन में जो ग्रंथियां प्रवेश कर जाती हैं, उनकी शिनाख्त करता है, उनको समझने की कोशिश करता है और उनके माध्यम से पाठकों को एक सीधा एक अपना मैसेज देता है। अपने भीतर संपूर्ण जीवन छिपाए कितनी ही बहुमूल्य किताबें बरसों बरस शेल्फों में मृतप्राय पड़ी रहती हैं, इस इंतजार में कि एक बार फिर जीवन की सक्रियता को गति दे सके। बरसों से किसी हाथ ने उन्हें छुआ नहीं, किसी हवा ने उन्हें सहलाया नहीं, और न ही किसी धूप ने उन्हें चमकाया। कवि मंगलेश डबराल कहते हैं, सड़कों पर, बसों में, बैठक घरों में इतनी बड़ी भीड़ में कोई नहीं कहता आज मुझे निराला की कुछ पंक्तियां याद आईं। कोई नहीं कहता मैंने नागार्जुन को पढ़ा है। कोई नहीं कहता किस तरह मरे मुक्तिबोध। एक कहता है मैंने कर ली है खूब तरक्की। एक खुश है कि उसे बस में मिल गई एक सीट। एक कहता है समाज क्यों नहीं मानता मेरा हुक्म। एक देख चुका है अपना पूरा भविष्य। एक कहता है देखिए किस तरह बनाता हूं अपना रास्ता। एक कहता है मैं गरीब हूं, मेरे पास नहीं है कोई और शब्द। किताब के रुदन का अर्थ है लेखक, प्रकाशक, पुस्तकालय, विक्रेता और पाठक। 5 तारों से बिंधे गिटार की तरह उसका हृदय भी उस जीवन को पढ़े जाने के लिए रोता है जो उसमें बंद है। पिछले वर्षों में पुस्तक व्यवसाय में तेजी से बढ़ोतरी हुई, लेकिन इसमें बाजारवाद का असर अधिक दिखाई पड़ता है। पठनीयता की प्रवृत्ति भी इसी तरह बढ़ी हो ये जरूरी तो नहीं। पुस्तकालयों और सरकारी खरीद ने पुस्तक व्यवसाय को पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा आकर्षक बना दिया है। भूमंडलीकरण का प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर ही नहीं बल्कि राजनीतिक और सामाजिक स्थितियों पर भी पड़ा है। किताबें आजकल खूब छप रही हैं और छप रही हैं तो निश्चय ही
खप भी रही हैं, लेकिन इसके उपभोक्ता आम लोग नहीं हैं, क्योंकि उनकी प्राथमिकता में किताब की कोई जगह नहीं है, जबकि किताब ही मनुष्य को स्वतंत्र और निष्पक्ष चिंतन के लिए उद्दीपन देती है। किताबों की उपयोगिता को अखबारों, रेडियो और टेलीविजन ने शुरू में बड़ी तेजी से बढ़ाया था। बड़े बड़े बुद्धिजीवी, चिंतक, लेखक, रचनाकार इनसे जुड़े थे। वर्तमान दौर में सूचना के आधिक्य ने कहीं न कहीं मानवीय संवेदनाओं को गुट्ठल अवश्य किया है। किताबें सिर्फ ज्ञान वृद्धि ही नहीं करती, बल्कि उसे चिंतनशील भी बनाती हैं, उसका मनोरंजन भी करती हैं, तो उसे ऊंचा भी उठाती हैं, मानसिक रूप से उदार बनाती हैं, तो उसका भाव विरेचन यानी कैथारसिस करके उसके विकास में भी मदद करती हैं। आज लगभग संपूर्ण मानव व्यवहार पर मीडिया का प्रभाव पड़ रहा है। इसके बाद भी मनुष्य है तो विचार रहेंगे ही, वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने की ताकत हासिल करेगा ही, और यही किताब के जिंदा रहने का आधार है। शब्द की जो सत्ता है हमेशा बनी रहती है, और शब्द की सत्ता हमेशा बनी भी रहेगी, इसलिए कि शब्द एक उसमें एक अस्तित्व होता है, उसकी एक खास सार्थकता होती है, और वह शब्द लंबे समय तक एक तरह से हमारी स्मृति में एक तरह से इतिहास का हिस्सा बन करके मौजूद रहते हैं। अब देखेंगे कि पिछले कई सदियों से, शताब्दियों में लगभग यह शब्द ही हैं जो समाज को उनकी परंपरा से या उनकी कहिए कि संस्कृति से परिचित कराते हैं, और इसीलिए जब तक समाज रहेगा, या एक तरह से कहिए कि जब तक एक तरह से यह देश या एक तरह से समाज रहेगा, तब तक ये शब्द की सत्ता बनी रहेगी। जब तक जीवन में तर्क और विज्ञान की जरूरत होगी, जब तक कलात्मक वैचारिक अमूर्तन की जरूरत होगी, तब तक किताबों की दुनिया सलामत रहेगी। हिंदी भाषी समाज में तो खास तौर पर किताबों का स्वर्ण युग अभी आना शेष है। किताबों को लेकर की जाने वाली अंतवादी भविष्यवाणियां भी वैसी ही बेमानी हैं, जैसे कि कविता, कहानी, उपन्यास या विज्ञान के अंत की भविष्यवाणियां। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि की छपी हुई किताब से कोई शत्रुता नहीं है और न थी। आज जबकि मीडिया से जुड़े अनेक रूप एक साथ सामने आ रहे हैं, तो ये स्थिति कुछ लोगों को परेशान कर रही है और करेगी। अतीत में रेडियो के आने पर और बाद में फिल्मों और टेलीविजन की शुरुआत में भी ऐसी ही आशंकाएं व्यक्त की गई थीं, पश्चिम में भी और हमारे देश में भी। लेकिन वक्त के साथ साथ कभी साहित्यिक रचनाकारों ने खुद को मीडिया के अनुरूप बनाया, तो कभी मीडिया ने साहित्यिक रचनाकारों के अनुरूप भूमिका निभाई। नतीजा, आज दोनों ने न केवल तरक्की की, बल्कि दोनों ने एक दूसरे को पोषित भी किया है।